हमारी आज की कहानी है पुष्पा विद्या मंदिर। सुबह का समय था। पुष्पा जी रसोई में चाय बना रही थी। तभी उनकी बड़ी बहू सुमन अंदर आई और ताना मारते हुए बोली, माँ जी, क्या हुआ? आपने अभी तक चाय नहीं बनाई। पुष्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटी, अभी बन जाएगी। नाश्ता बना रही थी, इसलिए देर हो गई। अब चाय भी बस तैयार हो ही रही है। सुमन ने चिढ़ते हुए कहा, चाय मैं लेकर आ रही हूँ, आप ये नाश्ता लेकर जाइए, क्योंकि अगर आपके भरोसे रही तो चाय भी नसीब नहीं होगी। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। पूरा घर भूखा है और आप यहाँ इतने धीरे धीरे काम कर रही हैं। पुष्पा जी ने हल्की आवाज में कहा, बेटी, आज सुरेश ने पकौड़े बनाने के लिए कहा था, इसलिए उसमें देर हो गई। नहीं तो तुम तो जानती ही हो, मैं चाय जल्दी बना देती हूँ। सुमन ने व्यंग्य करते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है आप कितनी जल्दी चाय बनाती हैं। ये सुनकर सुरेश, जो अभी अभी रसोई में आया ही था, बीच में बोला, सुमन, तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर रही हो? थोड़ी तो शर्म करो। माँ इस उम्र में भी है कि हम सबके लिए काम करें। सुमन, आज के बाद माँ से इस तरह बात मत करना। सुरेश की बात सुन सुमन ताने मारते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ को भी समझा दो कि अगर उन्हें धीरे धीरे काम करना है तो एक ही जगह पड़ी रहें, काम हम खुद कर लेंगे। ऐसा कहकर सुमन चाय और नाश्ता लेकर रसोई से बाहर चली गई। सुरेश ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? तुम अपने कमरे में आराम से क्यों नहीं बैठ जाती? तुम्हारी तीन तीन तो बहुएं हैं, वो खुद ही तुम्हें बनाकर खिला देंगी। पुष्पा जी इस पर कुछ नहीं बोल पाई। वे चुपचाप अपनी चाय लेकर वहां से अपने कमरे में चली गईं। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाली पुष्पा जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने तीनों बेटों सुरेश और मोहन के लिए समर्पित कर दी। अपने पति के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों के पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आए। बेटों की शादी के बाद ऐसी बहुएं आई कि धीरे धीरे घर में पुष्पा जी की अहमियत कम होती गई। उनके दिल में एक गहरी चोट लगी थी। कमरे में जाकर वे अपने पति मोहन जी की तस्वीर के सामने बैठ गईं और रोते हुए बोली, क्या मैं इतनी बोझ बन गई हूँ कि अब मेरे अपने ही मुझे ताना मारते हैं? पुष्पा जी यादों की हिलोरे लेने लगी। उनकी आंखों के सामने वो दिन तैरने लगा जब उनकी बहुएं सुमन और रेखा उनके कमरे में आई थी। सुमन ने कमरे में घुसते ही कहा, माँ जी, आप यहाँ आराम से बैठी रहती हैं और हम लोग घर का सारा काम करें। कुछ तो आप भी कर लिया करो, इतना भी आराम अच्छा नहीं है। रेखा ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ माँ जी, थोड़ा हाथ बटा लिया करो, आखिर ये घर आपका भी है। ऐसे बैठी रही तो आप बीमार पड़ जाओगी, और फिर अगर आप बीमार हो गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमें तो वैसे भी काम से फुर्सत नहीं। रही आपकी सेवा, वो हमसे होगी नहीं, तो अच्छा यही होगा कि आप अपने ये हाथ पैर थोड़ा चलाओ। पुष्पा जी उनकी बातें बहुत चुभ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा, मैं तो खुद ऐसे बैठना नहीं चाहती, पर मुझे लगता था कि तुम्हें मेरा घर में काम करना पसंद नहीं, इसलिए मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम जो काम कहो मैं कर दूंगी, बताओ क्या करना है मुझे? सुमन ने अपनी सास की बात सुनकर कहा, अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? घर में काम की कमी है क्या? आप ऐसा करना, सुबह शाम का चाय नाश्ता आज के बाद आप ही बना देना, और छोटे मोटे काम वो तो आपको पता ही है घर में कितने होते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं कमरे से बाहर चली गईं
और पुष्पा जी वहीं खामोश खड़ी रह गईं। पुष्पा जी अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उनकी बहू सुमन कमरे में आई और बोली, माँ जी 2 घंटे हो गए, अगर आपकी चाय खत्म हो गई हो तो अब जाकर खाना भी बना दीजिए। पुष्पा जी ने सुमन की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ बेटा, अभी आ रही हूँ, वो थोड़ी आंख लग गई थी। सुमन ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, सही है आपका, जब मन करे सो जाती हो, और काम ही क्या है आपका। और हमें देखो, हम आपकी वजह से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। जब भी आपके बेटे से बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि माँ को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। रही बात देवर जी की, वो और रेखा तो जब मर्जी घूमने चले जाते हैं। सुमन की ऐसी बातें सुनकर पुष्पा जी को बहुत तकलीफ हुई। वो बोली, बेटा मैं आज ही सुरेश से बात करूंगी कि वो तुम्हें बाहर घुमाने ले जाए। मेरी चिंता ना करें, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ। इतना सुनना था कि सुमन गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है उनको कुछ बोलने की, और हाँ, अब जल्दी से खाना बना दीजिए। ये कहकर सुमन कमरे से चली गई। सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुष्पा जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। फिर अपने आंसू पोंछकर वो खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। खाना बनाते समय पुष्पा जी को 2 दिन पुरानी बातें याद आने लगी। दोपहर का समय था। सुमन और रेखा अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सहेली लता खड़ी थी। अरे लता, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आई हो, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। लता अंदर आई और सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ यार, शादी ब्याह के बाद इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि मिलने का वक्त ही नहीं मिला। वैसे तुम बताओ, कैसी चल रही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी। सुमन ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मत पूछो यार, यहाँ तो जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ऐसा क्या हो गया? लता ने उत्सुकता से पूछा। रेखा भी बातचीत में शामिल हो गई और बोली, अरे क्या बताएं लता, यहाँ घर में सबसे बड़ी समस्या हमारी सासू माँ है। दिन भर बैठी रहती हैं, कभी कुछ करती भी नहीं, ना ढंग से खाना बनाती हैं और ना ही घर के काम में कोई मदद। लता ने हैरानी से पूछा, अच्छा, लेकिन बूढ़े लोग तो वैसे भी आराम चाहते हैं, तुम लोग उनसे इतना काम क्यों करवाती हो? सुमन व्यंग्य भरी हंसते हुए बोली, अरे यार, काम करवाना तो दूर की बात है, हम तो चाहते हैं कि ये अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं या फिर वृद्ध आश्रम ही चली जाएं। कम से कम हम चैन से रह सकेंगे। रेखा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो दीदी, हमारी जिंदगी जैसे रुक गई है। हर वक्त इन्हें देखना पड़ता है, इनकी सेवा करनी पड़ती है। सच कहूँ तो मैं अपने पति मोहन से भी कह चुकी हूँ कि माँ को वृद्ध आश्रम भेज देना चाहिए, लेकिन इनको तो हमेशा अपनी माँ की चिंता लगी रहती है। लता ने चौंक कर कहा, अरे लेकिन सुमन, तुम्हारे पति क्या कहते हैं इस बारे में? सुमन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, सुरेश को तो मैं जब भी कहती हूँ कि हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं। मेरा दिल तो करता है इसको आज ही वृद्ध आश्रम भेज दूं। लता ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन यार, ये तो गलत बात है। आखिर वो तुम्हारी सास हैं, उन्होंने तुम्हारे पतियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। रेखा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, ओहो लता, तुम भी वही पुरानी जमाने की बातें करने लगी। आजकल कौन अपनी सास की इतनी सेवा करता है? वैसे भी हमारी शादी हुई थी हमारे पतियों से, ना कि उनकी माँ से। ये सब बातें पुष्पा जी अपने कमरे में बैठी सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कभी सपने में भी नहीं लगा था कि उनकी बहुएं उनके बारे में इस तरह सोचती हैं। वो सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में अपनी बहुओं के लिए बोझ बन गई? पुष्पा जी अपनी यादों में खोई हुई थी कि तभी सुमन की तेज आवाज आई, माँ जी आज खाना बन जाएगा, ये होटल से ऑर्डर करूं?
सुमन की तेज आवाज ने पुष्पा जी को हिलाकर रखा। फिर उन्होंने जल्दी से खाना बनाया और रोटियां भी बनाकर पैक करके रख दी। फिर सुमन से बोली, बहू मैंने खाना बना दिया। मैं थोड़ा थक गई हूँ इसलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। सुमन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अभी पुष्पा जी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी रेखा ने उनका रास्ता रोक कर कहा, माँ जी, अगर आपको आज खाना नहीं बनाना था तो बोल देती। पुष्पा जी हैरान होकर रेखा से बोली, बहू मैंने तो खाना बनाया है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रेखा बोली, जानती हूँ आपने खाना बनाया है, पर इतना कम खाना बनाने से तो अच्छा था कि आप ना ही बनाती। अगर बनाने में इतनी ही आलस आ रही थी तो मुझे बोल देती, मैं बना देती। शाम को जैसे ही पुष्पा जी के बेटे सुरेश और मोहन घर आते हैं, उनकी पत्नियां सुमन और रेखा पहले से ही इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही सुरेश और मोहन अंदर आते हैं, दोनों बहुएं अपनी अपनी बातें शुरू कर देती हैं। सुमन ने शिकायत लगाते हुए कहा, देखिए सुरेश जी, आपकी माँ का हाल, पूरा दिन सोती रहती हैं, खाने बनाने का भी मन नहीं करता। आज तो मुश्किल से कुछ रोटियां बना दी, वो भी इतनी कम कि किसी का पेट न भरे। सुरेश हैरान होकर बोला, माँ ने ऐसा किया, लेकिन माँ तो हमेशा सबका ख्याल रखती हैं। उसी वक्त रेखा बोली, ख्याल? जेठ जी, आप तो बस माँ की तरफदारी करते हो। मैंने तो उनसे साफ कहा था कि अगर खाना नहीं बनाना था तो मुझे बोल देती, लेकिन इतनी लापरवाही, ये तो हद हो गई। मोहन गुस्से से बोला, क्या सच में माँ ने ऐसा किया? पुष्पा जी दुखी होकर बोली, बेटा मैंने तो पूरा खाना बनाया था, शायद थोड़ा कम पड़ गया होगा। सुमन बीच में ही बोल पड़ी, अरे ये तो आपको हर बार कहती हैं माँ जी, लेकिन सच ये है कि आपको अब हमारा ख्याल नहीं है। रेखा भी सुमन की बात में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ दीदी, सही कहा आपने। सुरेश गुस्से से बोला, माँ ये सब क्या है? क्या आपको अब हमारी कोई फिक्र नहीं रही? अगर आप थकी हुई थी तो पहले बता देती, जैसे ही घर आओ तो ये सब बातें सुनने को मिल जाती हैं। पुष्पा जी आंखों में आंसू लिए बोली, सुरेश मैंने तो कभी किसी से शिकायत नहीं की, मैं बस चाहती थी कि सब खुश रहें, लेकिन आज तुमसे ये सब सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तभी मोहन बोला, माँ अब आपकी ये बातें हमें मत सुनाओ। ये कहकर सुरेश और मोहन अपने कमरे में चले जाते हैं। पुष्पा जी अकेली खड़ी रह जाती, उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने बेटे उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाली पुष्पा जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोनों बेटों सुरेश और मोहन के लिए समर्पित कर दी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आया। बेटों की शादी के बाद ऐसी बहुएं आईं कि धीरे धीरे घर में पुष्पा जी की अहमियत कम होती गई। बहुओं के ताने, अपमान और बेटों की उपेक्षा ने पुष्पा जी को अंदर से तोड़ दिया था। उस रात कमरे में जाने के बाद पुष्पा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन्हें अपने पति राधे श्याम जी की बातें याद आने लगी। राधे श्याम जी हमेशा कहते, पुष्पा अपने पास हमेशा थोड़े बहुत पैसे जरूर कमा कर रखना, वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। उन्होंने अपने पति की इस सीख को कभी नहीं भुलाया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जरूरतों से बचाकर कुछ पैसे जमा किए थे। रात भर आंसू बहाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब ये सब वो और नहीं सहेंगी। अगली सुबह पुष्पा जी ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने उस छोटे से घर में जा रही हूँ जिसे तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कभी खरीदा था। वहाँ मैं अपने तरीके से रहूंगी। सुरेश ने चौंक कर पूछा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यहाँ आपको कौन तकलीफ दे रहा? पुष्पा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तकलीफ नहीं बेटा,
बस अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर रेखा ने चिढ़ते हुए कहा, माँ जी, आप अकेले वहाँ कैसे रहेंगी? यहाँ सब सुविधाएं हैं। पुष्पा जी ने गंभीरता से कहा, सुविधाओं से ज्यादा जरूरी इज्जत होती है बहू। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और गांव के बाहरी छोर पर स्थित अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ी। उस घर में पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली। ये घर उनका अपना था, जहां कोई उन्हें ताने नहीं मार सकता। अपने छोटे से घर में उन्होंने अपनी जमा की पूंजी का सहारा लिया और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। गांव के बच्चों की शिक्षा की स्थिति देखकर उनके दिल में एक नई भावना जागी। उन्होंने अपने छोटे से घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन पुष्पा जी के पढ़ाने का तरीका और उनका स्नेह बच्चों को खींच लाया। धीरे धीरे गांव के अधिकतर बच्चे उनके पास पढ़ने लगे। पुष्पा जी ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास भी सिखाया। उनके पढ़ाए बच्चे स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। गांव के बाहर भी लोग पुष्पा जी की तारीफ करने लगे। उनकी शिक्षा देने की कला इतनी मशहूर हो गई कि पड़ोसी गांवों से भी बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। पुष्पा जी की मेहनत रंग लाई और उनके काम की सराहना होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति ने उनके बारे में सुना और उन्हें एक स्कूल खोलने के लिए आर्थिक सहायता की पेशकश की। पुष्पा जी ने इस एक बड़े अवसर के रूप में लिया और गांव के एक स्कूल की नींव रखी। स्कूल का नाम पुष्पा विद्या मंदिर रखा गया। स्कूल तेजी से लोकप्रिय हुआ और पुष्पा जी की मेहनत के चलते ये एक प्रतिष्ठित स्थान बन गया। अब पुष्पा जी के पास संपत्ति भी आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा गांव के विकास और गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाया। पुष्पा जी की इस सफलता की खबर उनके बेटों तक भी पहुंची। अब उनके बेटों को अपनी मां की असली कीमत समझ आई। वे अपनी मां से माफी मांगने आए, लेकिन पुष्पा जी ने उन्हें समझाया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। पुष्पा जी की कहानी गांव में ही नहीं, बल्कि शहरों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब वे न केवल गांव की सबसे सम्मानित महिला थी, बल्कि एक मिसाल भी थी। उनके पति की वो सीख, थोड़े बहुत पैसे जरूर कमा कर रखना, उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई और उन्हें एक नई राह दिखाई। पुष्पा जी के ये नया सफर उनके बेटों और बहुओं के लिए एक सबक था। उन्होंने दिखा दिया कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे पाने के लिए कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।